वेलकम फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में। यहाँ हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जनरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखो ये कोई रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम है नहीं। जो नॉन रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम होती हैं वहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं या रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम जहाँ पर मोशन ऑब्जेक्ट का लाइट की स्पीड के आसपास होता है, वहाँ पर आइंस्टीन के इक्वेशन लगाए जाते हैं और वो आप जानते हो E=mc² होता है। ठीक है, और मोमेंटम के टर्म में वो E=p² + mc² होता है, जहाँ ये p मोमेंटम है। ये सब इक्वेशन वहाँ पर लगाए जाते हैं जब या तो ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड पर हो या फिर वो एक न्यूक्लियर रिएक्शंस हो, वहाँ पर जहाँ पर मास एनर्जी में बदलता है। लेकिन जनरल जो हम लोग अपने दिनचर्या में जो काम करते हैं वो सब नॉन रिलेटिविस्टिक होते हैं और वहाँ मास का एनर्जी में कन्वर्जन इस तरह से नहीं होता है। तो वहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही यूज कर सकते हैं। रियल में होता है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लेकिन हम यहाँ ना तो न्यूक्लियर प्रॉब्लम डील कर रहे हैं ना तो रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम डील कर रहे हैं। जस्ट अपनी पृथ्वी पर होने वाले नॉर्मल दिनचर्या वाले काम अगर हैं जो हमारे रोज में के ऑब्जर्वेशन में है, तो वहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केवल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, जैसे ये एक मास है, जो ये इसकी पहली पोजीशन है 1, ओके, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। हुआ क्या कि ये मास यहाँ पे रखा हुआ है सम हाइट पे, h1 हाइट पे, ओके, रखा हुआ नहीं है, इसमें स्पीड भी थी, ये कहीं से आ रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम पर इसमें स्पीड भी है, मतलब कहीं से आ रहा होगा और हमने जस्ट इसको इस पोजीशन पर ऑब्जर्व किया। पोजीशन नंबर 1 हमने इसको यहाँ ऑब्जर्व किया। जैसे ही हमने उसको ऑब्जर्व किया तो हमको पता चला कि इसकी हाइट, ये है अर्थ, ओके, तो अर्थ से इसकी कुछ हाइट है h1 और इसकी कुछ वेलोसिटी है v1। तो यानी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। थोड़ी देर बाद हमने और ध्यान से देखा तो देखा कि इसको कहीं बाहर से भी एनर्जी मिल रही है। हो सकता है थर्मल मिल रही हो, कुछ भी मिल रही हो, इसको कुछ बाहर से भी एनर्जी मिल रही है। यानी पोजीशन नंबर 1 पे एट पोजीशन नंबर 1 पे अगर आप देखो तो टोटल एनर्जी जो है E1, अगर लिख लो E1 मतलब 1 पोजीशन पे टोटल एनर्जी, तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, प्लस उसको कहीं से एनर्जी और भी मिल रही है। ये मान लो En, वेक्टर नहीं लिखना चाहिए था, ये मतलब है En मतलब इसको मिल रही है। ठीक है, तो En यानी उसको कहीं से एनर्जी मिल रही है। इन मतलब इन दी जा रही है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, कहीं से भी और एनर्जी मिल रही है। तो पता चला कि पोजीशन नंबर 1 पर उसकी एनर्जी इतनी है। या आप इसको लिख सकते हो U1 + काइनेटिक एनर्जी 1, मतलब पोजीशन नंबर 1 + En। ये है पोजीशन नंबर 1 पर टोटल एनर्जी। अब हम आते हैं आगे। ये मास अब यहां से मोशन करते हुए जा रहा है आगे की ओर, और ये आ गया पोजीशन नंबर 2 पे, ओके। पोजीशन नंबर 2 पे देखा तो हमने अगर देखा इसको पोजीशन नंबर 2 पर ऑब्जर्व किया
तो इसमें वेलोसिटी मिली और इसमें कुछ हाइट भी है अर्थ से, यानी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। हम यहाँ मान लेते हैं कि अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास इज 0 रेफरेंस के लिए। तो इसकी अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट है, इसका मतलब इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी है और इसकी वेलोसिटी भी अभी है 0.2 पर, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो एट पोजीशन 2 उसकी टोटल एनर्जी जो है उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी है और उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ओके, समझ में आ गया? क्या E1 इक्वल टू, मतलब इस पोजीशन पर टोटल एनर्जी क्या E2 होगा? नहीं होगा। E1 इज नॉट इक्वल टू E2। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी इसकी खर्च हो गई है, फ्रिक्शन फोर्स रास्ते में काम करता जा रहा है। ये जब मास यहां से यहां पर जब स्लाइड हो रहा है, मतलब रास्ते में जब ऐसे मूव करता हुआ इस पाथ पर गुजर रहा है, इस L लेंथ वाले पाथ पर, तो यहाँ पता चलता है कि ये जो पाथ है वो फ्रिक्शन है वहाँ पर, यानी वहाँ फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स तो होता नहीं, तो यानी कुछ एनर्जी यहाँ लॉस हो गई है। क्यों लॉस हो गई है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, जो करता है निगेटिव वर्क, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी घटाता है, एनर्जी लॉस होती है। और इसकी यह कह सकते हो कि इसकी टोटल एनर्जी लॉस हो गई। तो रास्ते में कुछ वर्क हो गया निगेटिव, यानी कुछ एनर्जी लॉस हो गई अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, यानी शुरू में एनर्जी ज़्यादा थी E1, ये टोटल E1 नंबर 1, और बाद में एनर्जी कम थी ये, तो बीच में जो एनर्जी लॉस हुई वो खर्च हो गई फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने में। तो वो कितनी लॉस हो गई? म्यू के, ये हो गया फोर्स और ये पूरे पाथ की लेंथ, क्योंकि फोर्स जो फ्रिक्शन का होगा वो अगेंस्ट में काम करेगा, इधर जो होगा म्यू के एन, और ये टोटल डिस्टेंस चला L, तो इतनी एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट गई। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो E1 इक्वल टू म्यू के एन एल प्लस E2 टोटल, यानी U1, E1 की जगह पे U1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1 प्लस इनपुट एनर्जी बाय एक्सटर्नल सोर्स, ओके, इक्वल टू म्यू के एन एल प्लस E2, यानी U2 और प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2। ऐसे ये ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, यानी शुरू में टोटल एनर्जी यानी 0.1 पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ अगर उसके पास कुछ और एनर्जी है जो कहीं से उसको मिल रही है, तो वो टोटल एनर्जी होगी रास्ते में फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो खर्च एनर्जी, ओके, उसकी कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने में, और फिर उसकी जो बची हुई पोटेंशियल एनर्जी और उसकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। समझ में आया? तो रास्ते के फ्रिक्शन फोर्स में कितनी एनर्जी जाती है वो सब भी हम काउंट करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। कुल मिला के इनिशियल पोजीशन की एनर्जी को आप ध्यान में रखें, वो एनर्जी है और वो रास्ते में बहुत जगह खर्च हो सकती है, और फाइनल कुछ एनर्जी जो बची होगी, तो जो खर्च एनर्जी है अगेंस्ट और जो फाइनल एनर्जी है सबको मिला दोगे तो वही इनिशियल एनर्जी है। भाई जो एनर्जी यहाँ है वही रास्ते में जो खर्च हो गई एनर्जी अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या फ्रिक्शनल फोर्सेस के अगेंस्ट, और बची हुई एनर्जी जो होगी वो बस उसी में रहेगी।
तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि जनरल ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब आगे हम देखते हैं कि केवल अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो तो। चलो